या फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये A2 इधर आ जाएगा, A1/A2 B1/B2 बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ये अगर ये वाली और ये वाली क्वांटिटी इधर ही पड़ रहे हैं तो बाकी ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, A1/A2 = B1/B2 हो जाएगी। तो ये होता भी चलेगा, ये होता भी चलेगा। जब लाइंस के स्लोप्स बराबर होते हैं तब वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए A/में देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका स्लोप क्या है, वो माइनस A/B और इसका भी -A/B माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल स्लोप होता है। तो मतलब ये वाले दो लाइंस पैरेलल तो हैं ही, तो इनके दरमियान जो है क्या करना है हमने, इनके दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है, जो भी इनके x कंपोनेंट कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनका डिफरेंस ले लो, c माइनस c डैश, c माइनस c डैश या c डैश माइनस c, उनका डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो या कुछ भी करो, डिफरेंस ले लो बस, किसी में से भी किसी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म में तो ये आ जाए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन लेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जैसी क्वांटिटी बन जाएगी 2x + 3y, और ये वाली क्वांटिटी 1/2 हो जाएगी इसी क्वेश्चन से। अब जो दोनों लाइन्स हैं ये वाले टर्म्स इनके एक जैसे हो गए। अब c माइनस c डैश कर दो, 1/2 -1 दोनों का डिफरेंस 3/2 हो रहा है, डिवाइडेड बाय c माइनस c डैश, और ये क्या हो रहा है, ये आपको ऊपर वाले फार्मूले में मैंने बताया कि जो x और y के दोनों के कोएफिशिएंट्स होंगे उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट चढ़ा देंगे, यहाँ पे भी यही करेंगे। तो इनका जो 3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, रूट 13 जब ऊपर चला जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी और आ जाएगी 3/2 रूट 13। दिस इज अवर आंसर। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन जो होता है, लेट्स से आपके पास में कोई भी पॉइंट है, कोई भी लाइन है ax + by + c, by + c = 0, और आपके पास में कोई पॉइंट है x1, y1 है। पहला काम इसमें क्या करना है कि जो भी y वाला कंपोनेंट होगा उसको सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना है, y वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है। देन वो पॉइंट जो है वो एक्चुअली में उसमें पुट करेंगे, ठीक है। ये जो इसमें पुट करेंगे तो एक्चुअली में क्या बन जाएगी, ax1 + by1 + c = 0। अब ये आफ्टर पुटिंग दिस पॉइंट इन दिस लाइन, अगर ये वाली क्वांटिटी ओवरऑल 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, दैट मीन्स दैट पॉइंट जो है दैट लाइज ऑन द लाइन। और अगर ये वाली क्वांटिटी जो भी थी ये पॉजिटिव बन जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव बन जाए, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज अबव द लाइन। और अगर ये वाली क्वांटिटी जो है ओवरऑल नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, दैट मीन्स द पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है इसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो y वाला कंपोनेंट होगा उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए या तो मैं सारे टर्म्स उसी साइड लेके जाऊँ, या फिर क्या करूँ, मैं नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दूँ या -1 मल्टीप्लाई कर दूँ। जब मैं -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3y - x - 1 = 0 बन रहा है, ठीक है। अब पॉइंट पुट करो, 2 जब x की जगह पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 × 3 9 -2 डायरेक्ट x की जगह 2 पुट करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, -1 = 0। 9 - 4 - 1 -5 जब 9 में से सब्ट्रैक्ट होते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी जनरेट होती है। इट मींस दिस पॉइंट लाइज अबव द लाइन, अबव दिस लाइन, ऑलराइट। और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 14, यस ये वाला कॉन्सेप्ट। इसमें पैरेलल का मैंने स्लोप कॉन्सेप्ट बताया। ये दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल कब होंगी बता दिया। परपेंडिकुलर कब होंगी, जब a1 a2 + b1 b2, ये डायरेक्ट आ सकती है पॉइंट a1 a2 + b1 b2 जो है वो आपस में 0 के बराबर हो, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a1 a2 = b1 b2 नेगेटिव साइन के साथ। और क्या रीअरेंज कर सकते हैं, इनमें से और क्या रीअरेंज कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ, इस वाले पर्टिकुलर क्वांटिटी a1/- b1 लिख दूँ = b2/a2 लिख दूँ, ये भी आ सकता है, ये वाला भी सही है, ठीक है, सही है ना, सही है। और क्या कर सकता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म आप खुद मुझे बता के, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, बुक में भी लिखा हुआ है, मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म जो इसका, या मेरे व्हाट्सएप पे अभी मेरा सर घूम रहा है, ठीक है, सो मैं करूँगा इंशाल्लाह, या फिर व्हाट्सएप पे बता दूँगा या कुछ करूँगा। इसमें थोड़ा क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है। खैर ये वाला दो चीज़ें आपने कर ली तब भी काफ़ी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर आपके पास में आ रहा है ना कोई ऑप्शन जो डिटर्मिनेंट में है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, देन इस तरह का कोई किस्सा बनाओ। अगर इस तरह का किस्सा बन रहा है दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और अगर इस तरह का भी बन रहा है तभी लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो आपको पता है कि फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्सिडेंट का क्या मतलब आता है, कॉन्सिडेंट मीन्स एक्जैक्टली इक्वल लाइन्स या सेम लाइन्स। एक लाइन ऐसी होगी दूसरी इसके ऊपर ही होगी, एक्जैक्टली सेम लाइन्स, कॉन्सिडेंट लाइन्स। और उसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, दोनों के जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनका भी जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए इनके, ऑलराइट। तो कॉन्स्टेंट या सेम लाइन्स का जो है वो ये सीन होता है अगर ये वाली कंडीशन है तो। अच्छा कॉन्स्टेंट लाइन देखो, ये और ये इसके ऊपर है, दोनों का स्लोप 0 है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है।
ठीक है, दोनों का स्लोप सेम है, कोइंसिडेंट लाइंस का स्लोप 0। और ये वाली कंडीशन किसके लिए थी? ये पैरेलल के लिए, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस आर आल्सो पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज ऑल द 3 वर्टाइसेस, कोई ट्रायंगल है उसके 3 वर्टाइसेस हैं। ये ग्राफिकल किसी चीज़ को समझना सीखो, ठीक है, ग्राफ बनाना सीखो कि ये पॉइंट्स एक्चुअली में कहाँ पे आ रहे होंगे। देखिए 0,0 यहाँ पे आ रहा है, और 3,0 यहाँ पे आ रहा होगा। लेट्स ये वाला 3 लेंथ है, ये आ रहा होगा 3,0, और 0,-3 वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा 0,-3। तो ये इन तीनों पॉइंट्स को मिला के हम क्या बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ का लेंथ जो है वो 3 है, और ये भी 3 है। पॉजिटिव डिस्टेंस होता है ना, मतलब ये तो वैसे पॉइंट लिख लिया हमने 0,-3 क्योंकि डाउन द एक्स एक्सिस था इसलिए, या फिर थर्ड पॉइंट सॉरी हाँ नेगेटिव एक्सिस है इसलिए वाई कंपाउंड जो है नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस जो अगेन इसको बोलेंगे ये 3 लेंथ है वो। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो एरिया फाइंड करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 3 इंटू 3 9/2 4.5। अब इसका और फार्मूला होता है, इसका और फार्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज ऑल द 3 वर्टिसेस आर गिवन 1/2। डिटर्मिनेंट में इसका फार्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, ये अगर इसके बराबर मतलब एरिया जो है इसके बराबर आ जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है। करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया जो है दोनों साइड बराबर आना चाहिए। 1/2 x1 3 x2 0 0। और क्या कर सकते हैं, और अगेन ये भी 0 है क्वांटिटी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देख रहे हो ना x 0 है, और यहाँ पे y1 0 x1 सॉरी y1 फिर y2 अगेन यहाँ पे 0 है, और y3 -3 के बराबर है 1 1 1। अपने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी से इस वाले 3 को मैं बाहर कॉमन लेके आ सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू एक्चुअली में क्या होगा 3 इंटू ये देखिए 3 इंटू 0 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 3 इस एक्चुअली में +3 हो जाएगा। तो ये अंदर वाली क्वांटिटी तो 9 बन रही, बाहर तो 2 वैसे ही पड़ा हुआ है 9/2 या 4.5 हो गया। अब एक और कंडीशन यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग जगह पे सिचुएटेड हैं तो ट्राइंगल के एरिया बन रहे हैं। अगर ये एक ही लाइन पे हो तो मतलब एरिया अगर 0 कर दूँ, एरिया 0 मतलब क्या, एक लाइन के ऊपर मैं आपको बताऊँ कि लाइन की एरिया बताओ तो आप बताएंगे नहीं ना, क्योंकि लाइन के ऊपर कोई मतलब कोई किसी क्लोज फिगर नहीं आ रही। तो लाइन का जो एरिया है वो मैं कह सकता हूँ कि 0 है। लाइन का एरिया 0 है तो मतलब कोलिनियर जो पॉइंट्स होंगे तो उनके कह सकता हूँ कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन मैं यही बना सकता हूँ कि जो कोलिनियर पॉइंट्स है उनका एरिया जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब लाइन का एरिया 0 होता है। और उसमें अगर मतलब इस वाले पर्टिकुलर इस फार्मूला में अगर ये ट्राइंगल का एरिया जो 0 हो जाए, मतलब ट्राइंगल तो वो रहेगा नहीं ना, ट्राइंगल के पास एरिया होता है, एक लाइन जो होगी वो उसके पास एरिया नहीं होगा तो वो 0 होता है। और 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो जो क्वांटिटी बनेगी ओवरऑल x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये वाली क्वांटिटी अगर 0 के बराबर आ रही है दैट मींस दीज पॉइंट्स x1, y1 x2, y2 x3, y3 विल बी कोलिनियर को मींस सेम, लीनियर मींस लाइन, द पॉइंट्स lie on same line are called the collinear points। और क्या है, और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोलिनियर होता है और क्या होता है कॉन्क्यूरेंट लाइंस, मोर देन 2 लाइंस पासेस थ्रू अ सिंगल कॉमन पॉइंट। इस वाले पॉइंट में से 3 4 5 जितनी भी लाइंस जो है पास कर रही हो, ये वाली इसमें से पास नहीं कर रही कोई मसला नहीं, आप समझ लें ऐसा, कितने भी लाइंस जो हैं 3 या 3 से 2 से ज़्यादा एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट लाइंस। और कॉन्क्यूरेंट लाइंस के लिए बताता हूँ आगे। यहाँ पे पहुंचे तो इसका एरिया जो है हमने 2 तरीकों से फाइंड कर लिया, एक तो ग्राफिकली हमने देख लिया कि कितना आसान था। उसके बाद अगर इस तरह की मतलब ग्राफ बना के देंगे, ग्राफ इस तरह का ना बन रहा हो, कोई पर्टिकुलर ग्राफ जो हमारा स्पेसिफिक ग्राफ है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला बना दिया। लेकिन अगर कोई रैंडम सा ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, स्केलिन ट्रायंगल है या फिर कोई और ट्रायंगल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अभी डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला हमने पढ़ा है वो वाला फार्मूला अब लगा के अपनी एरिया जो है फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आता है एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स के लिए एक और हमारे पास, अब अगर किसी लाइन L1 का जो स्लोप है वो m1 है और लाइन L2 का जो स्लोप है वो m2 है, तो इन 2 लाइंस के दरमियान जो है मैं वो एंगल बता सकता हूँ, वो tan थीटा एंगल जो होता है वो होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। और ये m2 माइनस m1 लिखें या m1 माइनस m2 लिखें, डिपेंड करता है आप क्या बोल रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट क्या है। अगर स्टेटमेंट को इस तरह की है कि सॉरी ये लाइन हटा दो कि और लाइन 1 आप इसको बोल रहे हैं, लाइन 1 ये है और लाइन ये 2 है, तो आप क्या करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस फ्रॉम L1 टू L2 2 जिसके साथ में आ रहा है उसके स्लोप में से दूसरे का स्लोप सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे इन वाले 2 लाइंस का जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y लिखूँ तो ये इसका स्लोप जो आ रहा है -1/2 आ रहा है, और इसका जो स्लोप है
वो क्या रहा है मेरे पास इसका जो स्लोप है वो -2 डिवाइडेड बाई -1 जो कि एक्चुअल में 2 है। दिखाई दे रहा है कि दोनों के स्लोप्स जो है वो रेसिप्रोकल हैं और अपोजिट साइन है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा इसके हिसाब से देखेंगे कि m1 माइनस m2 जो है इसमें तो कुछ और क्वांटिटी बनेगी। लेट्स से 2 माइनस -1/2 जो है वो 5/2 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में तो भले 5/2 बने, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 इंटू m2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी -1 पीछे रह जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1, सॉरी -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 मतलब अनडिफाइंड कंडीशन। tan ऑफ अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक और फार्मूला लगता है a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। ये वाला फॉर्मूला a1 क्या है, मतलब लाइन 1 का जो कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट है, a2 क्या है वो लाइन 2 के x का कोएफिशिएंट है। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। दे आर मतलब ये tan थीटा है ना, एक्चुअली ये tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू दिस। आप दोनों तरीके से। एक और चीज़ जो समझने को है वो ये है कि अगर एक लाइन जो है वो x प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है जिसमें a और b इंटरचेंज हो जाए, बी एक्स ए वाई प्लस सी या माइनस सी, ये मतलब रैंडम सा 9 हो, कुछ भी हो, कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, सी डैश कह दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है कि अगर एक लाइन है दूसरी लाइन के साथ उनके जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट जो इंटरचेंज कर दें, नई लाइन जो के बने इनके कोएफिशिएंट्स के इंटरचेंज करने से बने, और दोनों में से किसी को नेगेटिव कर लें, लेट्स से मैंने माइनस ए वाई कर दिया, तो दे आर श्योरली गोना टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जनरली हमने बता दिया, जैसे अभी करके दिखाया था मैंने। उसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, इसकी जो इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वेशन जो होती है, देखो वाई एक्स ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब इसके पास जो है वो एक्स जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो नहीं होगी, और क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और ये इसकी जो इंक्लाइनेशन है, देखिए ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। देखें समझ गए इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, ये इंक्लाइनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 90 डिग्री था, और आगे सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 45 डिग्री इधर ले रहा है, 45 डिग्री नीचे को ले रहा है, ये वाला 45 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो 45 है, सॉरी 135 है, और tan ऑफ 135 जो होता है, किसको याद है, tan ऑफ 135 -1 होता है। और ये क्योंकि 0,0 में से पास कर रहा है, और स्लोप जो है आपका -1 आ गया है, और पॉइंट आपके पास में 0,0 है, तो इस वाले पॉइंट स्लोप फार्मूला से आप कर सकते हैं y - y1 मतलब y - 0 जो है इज इक्वल टू m माइनस m की जगह -1 की स्लोप -1 है x - 0, तो ये इसका जो लाइन बन गई वो y इज इक्वल टू -x बन गई, यहाँ से बनी है, तो याद कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज y इज इक्वल टू -x, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, जो कि ओरिजिन में से पास कर रही होगी, बिल्कुल बाइसेक्ट कर दे, तो ये जो सेम पैटर्न बताया इसका स्लोप अब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, तो 90 को बिल्कुल हाफ कर रहा है ना, तो 45 डिग्री, और 45 डिग्री मतलब 10 ऑफ 45 डिग्री स्लोप, तो इसका स्लोप जो 1 होगा, पुट करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में y इक्वल टू x इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट is y is equal to x, and equation of line bisect second and fourth quadrant is equal to y is equal to -x. Equation of perpendicular bisector of y axis, x axis, x एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कौन करता है, परपेंडिकुलर x एक्सिस के ऊपर, और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा हो। x एक्सिस के जितने टर्म्स इधर होते हैं उतने इधर होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, तो बिल्कुल बीच में सेंटर पे जो इसको बाइसेक्ट करता है बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, और परपेंडिकुलर भी उसके ऊपर, तो वो तो इसका x एक्सिस ही है ना, इसका दुश्मन। तो ये क्या है, मतलब हमने इनडायरेक्टली हमें y एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, y एक्सिस की, तो y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ y एक्सिस, तो वो तो x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस की इक्वेशन बना देते हैं हम, y इक्वल टू 0। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बताया था कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स में क्या बताते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पे -1 3 और 7 x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स h 2 एंड 3 1 1 1, जैसे ही आप इसको इक्वल कर देंगे 0 के, क्योंकि ये कोलिनियर्स हैं तो ये इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट ये तो सबको आता है सोल्व करना, काइंडली अपना टाइम बताया, मेरा भी बताया, सो ये सोल्व कर लें खुद ही, बस जो भी आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से सोल्व करते आना चाहिए। डिटर्मिनेंट पढ़ाया था मैंने कैसे फाइंड करते हैं, और वैसे भी आसान ही होता है, आप सबको आता भी होगा ऑलमोस्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास x h की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, दैट विल बी इफ दैट इज द वैल्यू ऑफ h, देन दीज 3 पॉइंट विल बी द कोलिनियर। और क्या कर सकते हैं, और ये वाला फार्मूला भी कहाँ से बना हुआ है, या मतलब इसमें और क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रही हैं, तो तीनों का स्लोप जो है, मतलब तीनों की जो इंक्लाइनेशन वो भी तो सेम होगी, मतलब तीनों का स्लोप जो है वो सेम होगा।
इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का जो स्लोप होगा वो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के साथ में कंपेयर करेंगे और इक्वल करके एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वाला काम भी कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा। अब इस लैम्डा को समझने के लिए आप पहले क्या समझेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आपके पास जो होती है एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल कौन सी थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हमने बेसिक पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड दिस इज व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर x एंड y। और इस वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी में अगर g 0 हो जाए, f 0 हो जाए और c 0 हो जाए, c 0 मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगी, जो भी कर्व बनेगा या जो भी स्ट्रेट लाइन हो कुछ भी हो, वो हमेशा c 0 मतलब कांस्टेंट 0 ना, कांस्टेंट क्वांटिटी 0 मतलब जो भी कर्व बने, आपके लाइंस बने, कर्व बने, वो हमेशा 0,0 यानी कि ओरिजिन में से जरूर पास करेगा। तो अगर ये वाली तीन क्वांटिटी में 0 0 कर दी और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन है, और वो दो लाइंस श्योरली दे आर गोना टू बी पासिंग थ्रू, दे आर गोइंग टू बी पास थ्रू ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन में से जरूर पास होंगे क्योंकि इनका जो सी कंपोनेंट, सी कांस्टेंट है, वो 0 हो रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइंस दीज बिकम्स रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी होती है, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, यार इससे समझ लें, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 के बराबर हो रहा है तो जो लाइंस दो बनेगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, मतलब बिल्कुल लाई कर रही होंगी, ऐसे एग्जिस्ट कर रही होंगी। ये सॉरी, अगर 0 है तो लाइंस आर रियल एंड इक्वल। तो इसमें जो लैम्डा की जगह ओरिजिनल, इसको जो है हम ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन में क्या होता है 2h की जगह लैम्डा है, ठीक है, मतलब h की वैल्यू क्या है लैम्डा बाई 2 और h स्क्वायर बाई 2, h स्क्वायर मतलब लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, a इंटू बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये 4 उस साइड चला जाए, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, रूट लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस लैम्डा मस्ट बी प्लस माइनस 4। ऑलराइट, अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 4 है दे आर गोइंग टू बी द कॉन्सिडेंट लाइंस या इक्वल लाइंस। इक्वल लाइंस मतलब कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है। और ये अगर क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए दैट मीन्स लाइंस आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये वाली क्वांटिटी एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाए दैट मीन्स एच स्क्वायर, दैट मीन्स द लाइंस आर बस इमेजिनरी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, दिस इज द इक्वेशन 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इन लाइंस को मैं अलग अलग करके लिखूँ तो लाइन 1 जो एल होता है, L1 लेट्स लाइन 1 तो वो होता है by प्लस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है बड़ी सी, मैंने सिंपल से अपन लिख के आपके सामने रख रहा हूँ, h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखो अगेन यहाँ पे ये वाला x कंपोनेंट है पूरा का पूरा, ये x का कोएफिशिएंट है और ये y का कोएफिशिएंट है b, वो c है ही नहीं। और लाइन 2 जो होती है वो भी क्या होती है, लाइन 2 by प्लस अंदर h माइनस, इतना ही फर्क है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, बाकी सेम है ए बी इंटू एक्स। ये दो लाइन्स है, ये दो अलग अलग लाइन्स है। अब इनके स्लोप्स बताऊँ तो स्लोप क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है, मतलब लाइन 1 का जो स्लोप है m1 वो क्या हो जाएगा एक्चुअली माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी कोएफिशिएंट ऑफ y। m2 का भी कुछ इस तरह बनेगा माइनस ऑफ h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। अब जब दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँगा, जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा, एक्चुअली हमें लाइन एंगल बिटवीन द लाइन्स ही फाइंड करनी है। उसके लिए अगर जनरल, पहले इस पर मैं आता हूँ बाद में, तो इसको समझिए क्योंकि ये बात का थोड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है तो इन दो लाइन्स की इक्वेशन है ना, तो उनके आपस में एंगल क्या होगा, वो बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब यहाँ से एक और बात नोट करें, हमने क्यों कहा था कि h स्क्वायर माइनस ए बी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो लाइन्स रियल एंड इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर 0 हो जाए तो tan थीटा 0, स्लोप 0, मतलब लाइन्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी क्योंकि सी कंपोनेंट इसमें है ही नहीं, ओरिजिन में से पास कर रही है। अगर सी होता तो कहते हैं यार पैरेलल है, लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 के बराबर आ गई, हमने क्या कहा ये कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है, सिंपल। और अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 मतलब कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करके देता है, और tan ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू that will gonna to be any angle, any inclination, ठीक है। और अगर अंदर वाली क्वांटिटी h स्क्वायर माइनस, मैं ओवरऑल बता क्या रहा हूँ आप सबको कि जो
ये हमने पढ़ा ना कि इनकी जो डिस्क्रिमिनेंट है एच स्क्वायर माइनस ए बी, रियल एंड इक्वल लाइन्स क्यों है, इमेजिनरी लाइन्स क्यों है, सारा इधर से बन रहा है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होता मतलब कोई नेगेटिव क्वांटिटी होती तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रूफ आ गया आपके पास कि क्यों जो है वो इमेजिनरी लाइन्स बन रही थी। ठीक है, तो अब जो है चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब ये इनके दरमियान जो है ना एंगल वो आप देख लें। और अगर मैं आपको कहूँ कि ए प्लस बी जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, ए प्लस बी जीरो के बराबर आ जाए, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो एनी नंबर एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इनफिनिटी, टेन ऑफ इन्फिनिटी इज जीरो। ठीक है, टेन ऑफ इन्फिनिटी सॉरी टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री, मतलब दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे देखें तो ए की जगह 3 है और बी की जगह -3 है, ए की जगह 3 है बी की जगह -3 है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक्चुअली में, जो भी कंबाइंड इक्वेशंस हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंट वैल्यूज होती तो हम जो है अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देख लेते, जो वैल्यू आता है उसका टेन इनवर्स ले लेते, फिर थीटा की वैल्यू आ जाती तो वो एंगल बिटवीन टू लाइन्स हो जाती। समझ में आ रही बात। और इस वाले थ्योरम को मैं जनरलाइज करके अगर लिखूं, अगर आपके पास कंबाइंड इक्वेशन है कुछ इस तरह की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 2hxy माइनस ay², मतलब एक तो ए और बी की वैल्यूज बराबर हो और अपोजिट नेचर हो। यहाँ पे ए हो तो उधर -a होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए और अपोजिट नेचर यानी अपोजिट साइन होने चाहिए। तब ये क्या कहलाएंगे, दे आर गोइंग टू बी डायरेक्टली परपेंडिकुलर। आपको ये वाला सोचना भी जरूरत, इस वाले कंडीशन की सोचने की भी जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि 3 अगर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ए है और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो -a है, जल्दी में आंसर कर दो जीरो इन्फिनाइट, या सॉरी उसका स्लोप इन्फिनाइट और एंगल बिटवीन द लाइन्स जो है 90 डिग्रीज। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ये जनरलाइज में ए है और बी है, तो डिनोमिनेटर में दोनों ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर और अपोजिट हो तो ए -a, बी की जगह अगर मैं ए पुट करूँ और दोनों अपोजिट नेचर हो तो मतलब बी की जगह मैं -a पुट करूँ तो ए -a जीरो हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक और ये वाला मैंने आपको बता दिया कि लाइन वन जो मतलब इस वाले को अलग अलग लाइन्स करके लिखे हैं, तो वो जो है इस तरह कुछ हो जाएंगी, लाइन 1 लाइन 2, और जो स्लोप जो है इसका मैंने लिख के दिया है आपको, ये स्लोप इस तरह हो जाएगा m1 स्लोप m2 स्लोप। ठीक है, उसके बाद जब m1 और m2 का प्रोडक्ट आपसे पूछ सकता है, m1 और m2 का प्रोडक्ट जो होता है, आप जो है इनका प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या होगा कि माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली क्वांटिटी तो बी स्क्वायर बन ही रही है और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक्चुअल में, तो ये एच स्क्वायर प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अंदर ए बी, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए बी अपन में बी स्क्वायर यानी बी एक बी में कैंसिल, ए अपन में बी आ रहा है, m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो ए अपन में बी होगा। समझ सकते हैं ये वाले कौन से स्लोप से जो दो कंबाइंड इक्वेशन के जो दो स्लोप्स थे उनका प्रोडक्ट जो है वो ए अपन में बी आ रहा है, और इनका जो एडिशन है ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, -2h/b आता है। कैसे, ये जो दो स्लोप्स आपके बने थे, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, इनको ऐड करेंगे आपस में तो श्योरली यू आर गोइंग टू गेट दिस वाला वैल्यू। ऑलराइट, और क्या आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 में, पागल हो चुका, कॉन्करेंट लाइन्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको